सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसा का पुजारी अ, अचानक प्रथम विश्व युद्ध में सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। हाँ, सुनने में सच में थोड़ा अजीब लगता है। वही तो, एक तरफ हथियार उठाने का विरोध और दूसरी तरफ सेना में शामिल होने का आह्वान। तो आज की हमारी इस गहराई से भरी चर्चा में हम महात्मा के पीछे छुपे उस मोहनदास को समझेंगे। बिल्कुल। और इस विषय के लिए हम यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल के एक बेहद विस्तृत आलेख का आधार ले रहे हैं, जिसमें 1915 से 1947 तक के गांधी युग पर फोकस किया गया है। सही कहा। और देखिए, हमारा उद्देश्य यहाँ कोई इतिहास की पुस्तक पढ़ना या सिर्फ तारीखें गिनाना नहीं है। हम उस लंबे और जटिल सफर को खोलेंगे जिसने एक सामान्य वकील को एक राष्ट्रीय नायक में तब्दील कर दिया। तो इस तब्दीली की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा भारत से बाहर देखना होगा, क्योंकि जो मोहरा भारत के राजनीतिक शतरंज पर 1915 में उतरा, उसकी आकार और धार दक्षिण अफ्रीका में पहले ही तय हो चुकी थी। अच्छा, मतलब उनकी बुनियादी सोच वहीं बनी थी। वैसे सामग्री में उनके शुरुआती जीवन का थोड़ा जिक्र है, जैसे जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसे आज हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। सही बात है। उनके पिता करमचंद गांधी थे, जिन्हें काबा गांधी भी कहते थे। वो राजकोट रियासत के दीवान थे। माता पुतलीबाई थी और पत्नी कस्तूरबा। उनके 4 बेटे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। और उनकी एक मशहूर शिष्या भी थी, मीरा बहन। और पढ़ाई उन्होंने शुरू में राजकोट और भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में की थी। फिर 1888 से 1891 तक इंग्लैंड के इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। पर असल कहानी तो 1893 में शुरू होती है ना? बिल्कुल। 1893 में जब वो दादा अब्दुल्ला नाम की एक व्यापारी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए, तब वो महज एक आम वकील थे। वहां जो हुआ, उसने उनकी दिशा पूरी तरह बदल दी। अब वही मशहूर ट्रेन वाली घटना की बात कर रहे हैं ना, जहां डर्बन से प्रिटोरिया जाते वक्त उन्हें पहली श्रेणी के डब्बे से बाहर निकाल दिया गया था, रंगभेद के चलते। हाँ, वही घटना। उसने उन पर बहुत गहरा असर डाला था। पर यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। अक्सर इस घटना को ना एक सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी की तरह पेश किया जाता है, जैसे फिल्मों में होता है कि एक रात अपमान हुआ और अगले दिन से नेता बन गए। क्या सच में सिर्फ एक रात के अपमान ने एक वकील को दृढ़ सत्याग्रही बना दिया? देखिए, कोई भी आम इंसान एक रात में महात्मा नहीं बनता। वो ट्रेन की घटना एक चिंगारी जरूर थी, जिसने आत्मसम्मान का एहसास कराया। लेकिन उसके बाद का जो 20 साल का सिलसिला है, वो दरअसल ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, 20 साल। हाँ, उन्होंने उस गुस्से को हिंसा में नहीं बदला। उन्होंने नए तरीके से विरोध करना शुरू किया, जैसे 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला। ओके, तो लोगों को एकजुट कर रहे थे वो। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने आश्रम भी बनाए। 1904 में दरबन में फीनिक्स आश्रम और 1910 में जोहानिसबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम। यहीं 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग हुआ था। तो एक तरह से दक्षिण अफ्रीका उनके लिए एक प्रयोगशाला थी। सही पकड़ा आपने। और इसी मेहनत का नतीजा था कि आखिरकार 1914 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार को अपने रंग भेद वाले कानून रद्द करने पड़े। वाह! लेकिन किसी भी नेता को दिशा देने के लिए विचारधारा की जरूरत होती है। हमारी सामग्री में जिक्र है कि इस दौरान उनके 3 मुख्य गुरु रहे। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनैतिक गुरु थे, जिन्होंने भारत की जमीनी हकीकत समझने की सलाह दी। लियो टॉल्स्टॉय उनके दार्शनिक गुरु थे, जिनसे वो शांति के विचार प्रभावित थे। और श्रीमद राजचंद्र उनके आध्यात्मिक गुरु थे। इन 3 स्तंभों पर उनकी विचारधारा खड़ी हुई। और फिर आता है 9 जनवरी 1915 का वो दिन, जब वो हमेशा के लिए भारत लौट आए। उस वापसी का असर इतना गहरा था कि उस दिन की याद में आज हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। हाँ, और सोर्स में एक करंट अफेयर्स का तथ्य भी है कि ये दिवस मनाना 2003 में शुरू हुआ था और 2025 में इसका 18वां संस्करण भुवनेश्वर में हुआ था, जिसकी थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये प्रतीक है कि कैसे एक प्रवासी का आना देश को मोड़ सकता है। पर जब वो 1915 में वापस आए, तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और यहीं पर वो विरोधाभास आता है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। एक इंसान जो अहिंसा का पैरोकार था, उसने आते ही अंग्रेजों का समर्थन किया, यहाँ तक कि सेना में भर्ती होने के लिए भी कहा।
हाँ, उस वक्त लोगों ने उन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट तक कह दिया था। वही ना। और अंग्रेजों ने खुश होकर उन्हें 1915 में काइजर-ए-हिंद की उपाधि दे दी। ये हजम करना मुश्किल है। एक अहिंसक व्यक्ति किसी युद्ध की सिफारिश कैसे कर सकता है? असल में उस वक्त उनका अंग्रेजी न्याय प्रणाली पर भरोसा कायम था। उनका मानना था कि अगर हम नागरिक होने के नाते अधिकार चाहते हैं तो साम्राज्य की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। अच्छा, उन्हें लगा होगा कि वफादारी के बदले आज़ादी मिल जाएगी। बिल्कुल, उन्हें लगा युद्ध के बाद अंग्रेज आज़ादी या कम से कम स्वराज्य जरूर देंगे। लेकिन जल्द ही जमीनी हकीकत सामने आ गई, खासकर जब वो 1917 में चंपारण पहुंचे। ओह, चंपारण! ये तो भारत में उनका पहला किसान आंदोलन था। राजकुमार शुक्ला नाम के किसान ने उन्हें बुलाया था क्योंकि वहां अंग्रेज जमींदार किसानों से जबरन नील की खेती करवा रहे थे। सही कहा। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। इसमें किसानों को जमीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर लाजमी तौर पर नील उगाना पड़ता था, जिससे जमीन पूरी तरह बेकार हो जाती थी। वैसे सामग्री ये भी बताती है कि 2017 में इस आंदोलन के 100 साल पूरे हुए हैं। पर इसमें एक बहुत थ्रिलिंग डिटेल है जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। आप बतख मियाँ की बात कर रही हैं ना? हाँ, चंपारण में अंग्रेजों ने उन्हें दूध में जहर देकर मारने की कोशिश की थी। एक थ्रिलर मूवी के प्लॉट जैसा लगता है, लेकिन बतख मियाँ नाम के किसान ने उनकी जान बचा ली थी। अगर उस दिन वो साजिश कामयाब हो जाती तो इतिहास कुछ और ही होता। उसी चंपारण की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी। तो मोहन से महात्मा बनने का औपचारिक सफर वहां से शुरू हुआ। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन आया, जहां उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की। हाँ, भूख हड़ताल जो आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। साथ ही उन्होंने आश्रमों की श्रृंखला शुरू की। 25 मई 1915 को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम और 1917 में साबरमती आश्रम बनाया। बाद में भी कुछ आश्रम बने थे ना? बिल्कुल। 1929 में उत्तराखंड के कौसानी में अनासक्ति आश्रम और 1936 में वार्धा में सेवाग्राम आश्रम। ये आश्रम असल में सत्याग्रहीस के लिए प्रशिक्षण केंद्र थे, जहां उन्हें अनुशासन और बिना गुस्से के विरोध करना सिखाया जाता था। और इस ट्रेनिंग की जरूरत जल्दी ही पड़ने वाली थी, क्योंकि अंग्रेजों ने आजादी देने की जगह 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट थोप दिया। वही कानून जिसमें बिना मुकदमा किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। हाँ, जिसे काला कानून कहा गया। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया और फिर वो दर्दनाक घटना हुई। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। वैसे मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं, सामग्री में दी गई तारीखों के मुताबिक ये 13 अप्रैल 1920 को लिखा है, हालांकि ऐतिहासिक रूप से ये 1919 था। अच्छा, सोर्स में ये तारीख दी हुई है। ठीक है, हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं और सामग्री के तथ्य बताते हैं। तो इस खून खराबे ने तो उनका भरोसा हमेशा के लिए तोड़ दिया होगा। पूरी तरह से। उन्होंने क्रोध में अपनी काइजर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी और फिर जन आंदोलनों का दौर शुरू हुआ। 31 अक्टूबर 1920 को उन्हें खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। खिलाफत का भारत की आज़ादी से डायरेक्ट जुड़ाव नहीं था, पर उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया। सही बात है। दोनों की एकजुट ताकत से ही 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 5 नवंबर 1920 को उन्होंने एक ऐलान किया जिसने धूम मचा दी। 1 साल में स्वराज का लक्ष्य। 1 साल में स्वराज। सोचिए, उस दौर के लोगों के लिए ये कितना बड़ा वादा रहा होगा। देश भर में जोश था, सब कुछ अहिंसक मार्ग पर चल रहा था। लेकिन अचानक से 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में भीड़ ने आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही मारे गए थे। गांधी जी उस वक्त बरदोली में थे। उन्होंने इसे हिमालयन ब्लंडर कहा और आंदोलन सीधा स्थगित कर दिया। और यहाँ मेरी समझ जवाब दे जाती है। जब पूरा देश आज़ादी के बिल्कुल जोश में था, तो सिर्फ एक जगह की घटना के लिए पूरे देश का आंदोलन रोक देना क्या सही कदम था? क्या असूल आज़ादी से बढ़कर थे? ये उलझन आज भी कई लोगों को होती है, लेकिन यही बात उन्हें अलग बनाती है। उनका मानना था कि साधन और साध्य यानी रास्ता और मंजिल अलग नहीं हो सकते। मतलब आज़ादी का रास्ता भी शांति प्रिय होना चाहिए। बिल्कुल। चौरी चौरा ने उन्हें एहसास दिला दिया कि लोग हिंसा को हथियार समझ रहे हैं। उन्हें डर था कि अगर हिंसा से आज़ादी मिली तो बाद में भारतीय आपस में ही लड़ेंगे। ये तो काफी दूर की सोच थी, पर
इस ब्रेक लगाने से एक बड़ा खालीपन आ गया होगा ना। 1924 में उन्होंने बेलगांव में सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की और फिर 10 साल का एक सन्नाटा दिखता है, शांतिपूर्ण वर्षों का। राजनीतिक रूप से सन्नाटा था, पर विचारों के प्रसार का काम तेजी से चल रहा था। उन्होंने लिखने पर बहुत जोर दिया, जैसे उनकी किताब हिंद स्वराज जो 1909 में गुजराती में आई थी, फिर उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो पहली बार नवजीवन में छपी थी। उसके अलावा मेरे सपनों का भारत और सत्य ही भगवान है, ऐसी किताबें भी थीं। साथ ही पत्रिकाएं भी थीं, जैसे 1919 में यंग इंडिया, 1925 में नवजीवन, राजकोट से द ग्रीन पैम्फलेट और 1933 में हरिजन। तो इस संवाद के बाद आई वो आंदोलन की आंधी, जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पर इसके लिए मुद्दा क्या चुना गया? नमक। मैं इसको एक मास्टर क्लास पीआर कैंपेन कहती हूँ आज के जमाने के हिसाब से। वो कैसे? देखिए, 12 मार्च 1930 को वो साबरमती से निकले 78 साथियों के साथ। लगभग 388 किलोमीटर लंबा सफर तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाने के लिए इतना लंबा सफर। नमक जो हर आम आदमी खाता है, उस पर टैक्स का विरोध सीधा दिलों पर असर कर गया। एकदम सही। उसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। यहां तक कि 1930 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। इस दबाव में ही 5 अप्रैल 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसका नेतृत्व भी किया। लेकिन वहां से आने के बाद उनका ध्यान सामाजिक काम पर ज्यादा हो गया। हाँ, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को सामाजिक तौर पर बांटना चाहते थे, दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल लाकर, जिसका B.R. अम्बेडकर समर्थन कर रहे थे। पर गांधी जी को यह समाज बंटने की साजिश लगी। इसका ही नतीजा था 24 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट, जिसमें अलग निर्वाचन की जगह सीटें आरक्षित की गईं। और इसी के साथ उन्होंने अछूत प्रथा हटाने के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ बनाया, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। सामग्री में लिखा है कि सामाजिक काम में इतना ध्यान लग गया कि 1934 में उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी समाप्त कर दिया। फिर आता है सफर का आखिरी और सबसे उथल-पुथल वाला दौर, 1942 का वक्त, जब अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भेजा, जिसे उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति शुरू हुई, और यहीं उन्होंने वो आश्चर्यजनक नारा दिया, करो या मरो। वहीं मुझे एक और विरोधाभास दिखता है यहाँ। शांतिप्रिय इंसान आखिर में मारो शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्या अहिंसा का रास्ता उन्हें आखिरी पड़ाव में आकर अधूरा लगने लगा था? ऐसा नहीं है। करो या मरो हिंसा का आह्वान नहीं था। ये दरअसल दृढ़ निश्चय की ललकार थी। उनका संदेश था कि आज़ादी लेकर रहेंगे, चाहे सत्याग्रही की जान ही क्यों न चली जाए। पर सरकार इतनी बौखला गई थी कि 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार करके पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया। इन सब के बीच उनकी शख्सियत देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो प्रसारण से उन्हें बापू और राष्ट्रपिता कहा, जबकि विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। दोनों के नजरिए में कितना अंतर है। आसमान जमीन का अंतर। और सबसे दुख की बात देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तब ये नेता जश्न नहीं मना रहा था। वो कलकत्ता के नोआखली में दंगों के बीच लोगों को शांत कर रहे थे। और यही अहिंसा की पूजा आखिर में हिंसा का शिकार हुई। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी। इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। सफर का अंत दुखादाई था, पर 1915 से 1947 का ये दौर, जिसने एक पूरे देश को आजाद होने का नया तरीका सिखाया, उसका प्रभाव अमर है। बिल्कुल। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का सारांश यही है कि आज़ादी सिर्फ ताकत से नहीं, विचारों से मिलती है। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। कैसा प्रश्न? सामग्री में बात हुई थी उनकी 1909 की पुस्तक हिंद स्वराज की, जिसमें उन्होंने पाश्चात्य मूल्यों की आलोचना की थी और आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी थी। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस हाइपर ग्लोबलाइज्ड और टेक पर निर्भर दुनिया में, जहां हर देश एक दूसरे पर निर्भर है, क्या वो पूर्ण आत्मनिर्भरता का विचार व्यवहारिक है, या फिर
आधुनिक दौर में हिंद स्वराज के मूल्यों की एक नई व्याख्या करने की जरूरत है। ये तो सच में काफी गहरा सवाल है, जहां हर किसी को अपने हिसाब से सोचना चाहिए। सही बात है। तो आज इस लंबी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विचार पर